ऑन तो है ना? हाँ हो गया होगा, चालू चालू हो गया। बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया है। देखते हैं आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट. He observed that an insoluble substance has formed. The color and the molecular formula of the insoluble substances. क्या कहना चाह रहा है ये? कोई एक स्टूडेंट है जो कि क्या कर रहा है, बैरियम क्लोराइड को ले रहा है। वो क्या ले रहा है, बैरियम क्लोराइड को ले रहा है और सोडियम सल्फेट को ले रहा है। वो क्लियर है? सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को, कंपाउंड को एक सॉल्यूशन में मिला रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में मिला रहा है। तो बताओ उसमें जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है वो क्या है? ठीक है, तो यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन होती है सोडियम सल्फेट के बीच में, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सोडियम सल्फेट येलो के कलर में होता है, ठीक है। तो यहां पे तो हमें व्हाइट पूछा था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों? अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। इसमें से कौन से दो, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको कुछ ऐसे ही दिए हैं, इसमें से कौन सा है जो वाटर में घुल के क्या बना लेता है? एल्कलाइज। अब आपको पता होगा एल्कलाइज, ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं बेस, वो आपके एल्कलाइज कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा है, जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं बच्चों, पीरियोडिक टेबल शायद आप अभी पढ़ोगे या कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं। तो ये वाले जो ग्रुप होते हैं आपके, ये आपके अल्कलाइज बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या है आपके फर्स्ट एंड ये सेकंड वाले। तो इसमें बच्चों क्या आ जाता है आपका, ये सोडियम आ जाता है, और क्या आ जाता है आपका, ये पोटेशियम आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, देखो कहां पर आपका सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपका फर्स्ट एंड थर्ड दोनों है, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये भी बहुत कराए हुए क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो इसमें क्या है, कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बबल्स निकल रही हैं, कराया हुआ क्वेश्चन है, बबल्स निकल रही है। अब यहां पे देखो बबल्स निकलती हैं, तो किसकी बबल्स निकलती हैं? ये हाइड्रोजन की बबल्स निकलती हैं। बताया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है, हमें कैसे पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? इसमें जो बबल्स निकलते हैं, और इसके पास जब मैं बर्निंग कैंडल लेके जाता हूं बच्चों, क्या लेके जाता हूं? एक बर्निंग कैंडल लेके जाता हूं। तो ये जो बर्निंग कैंडल होता है, ये पोप साउंड के साथ में क्या हो जाता है? बुझ जाता है। क्लियर है? तो इससे मेरे को पता लगता है ये जो गैस निकल रही है, गैस कौन सी आपकी? हाइड्रोजन है। देखो ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड तो बेटे बिल्कुल नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां यूज किया जाता है, किस लिए? ये हम कार्बन डाइऑक्साइड का हम पता कैसे लगाते हैं? इसका हम पता लगाते हैं आपका किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब इसका कलर क्या हो जाता है आपका? मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन तो आप काट दो। ऑक्सीजन बेटे बिल्कुल नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या आपका हाइड्रोजन मिल रहा है आपको, तो हाइड्रोजन पे आप टिक लगा दोगे इस पे। क्लियर है? कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं, ठीक है, तो आप घबराएं मत। मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, आपको हिंदी में भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ है वो इंग्लिश मीडियम का शायद अलग हुआ है और हिंदी मीडियम का शायद अलग हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है ये। हिंदी मीडियम में क्या करूंगा, मैं आपको ये क्वेश्चन हिंदी में समझा दिया करूंगा, ठीक है, तो घबराएं मत आप लोग। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बच्चों? बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। देखो सोडियम रिएक्ट विद वाटर, यहां पे क्या किया है, सोडियम को वाटर के साथ में रिएक्ट किया है
और मेरे को यहां पे बताना है कि इसमें से कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने सीखा होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो अभिकारक होता है बच्चों, जो अभिकारक होता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये आपका अभिकारक होता है। क्या होता है बच्चों, अभिकारक। और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका उत्पाद। तो इनके बीच में बच्चों जो अभिकारक है, अभिकारक में जो अणुओं की संख्या है और जो उत्पाद में अणुओं की संख्या है दोनों बराबर होनी चाहिए। क्लियर है बात। तो यहां पे देख लेते हैं किसमें इक्वल है। यहां देखो पहले में सोडियम आपके पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है। तो भाई ये बैलेंस तो ये है नहीं, नहीं है ना बैलेंस। अगले क्वेश्चन में देखो यहां पे सोडियम कितना आपका 2 है, यहां पे भी सोडियम कितना आपका 2 है। यहां पे हाइड्रोजन कितना बच्चों काउंट करो, 2 और 2 कितने हो गए 4। आपको पता है ना जब आपका ये 2 सामने आता है, जब हम मोल्स के रूप में इसको लिखते हैं तो ये आपके एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर जाता है। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन कितने मेरे 2 यहां पर हैं और ये क्या हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो हाइड्रोजन यहां पे कितने हो गए 4। 2 यहां पे और 2 यहां पे, हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 4। ऑक्सीजन को भी देख लो बच्चों, ऑक्सीजन यहां कितना है, देखो यहां पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहां पे ऑक्सीजन कितना आपका 2। इसका मतलब भाई ये बैलेंस इक्वेशन है आपकी। जो बी ऑप्शन है क्या है वो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले फिर। भाई सेशन को शेयर करो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आप देख रहे हो सब अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करो। ठीक है अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द ऑप्शन इन द फॉलोइंग टेबल आर करेक्ट। इसमें मेरे को बताना है कि ये मेरे को कुछ बताएं आपको। एसिड 2 टाइप के होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और क्या है आपका ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड के कुछ दे रखे हैं आपको। ठीक है देखो ऑरेंज में बोल रहा भाई ऑक्जेलिक एसिड होता है। किसने कहा ऑरेंज में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड तो भाई टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है तो ये तो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है बिल्कुल। ये सोर मिल्क जो खट्टा मिल्क होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, चलो ठीक है बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। आंट एसिड में मिथेनोइक एसिड होता है, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। टैमराइंड, टैमराइंड में क्या होता है, टैमराइंड क्या होता है, टैमराइंड मतलब होता है इमली। और इमली में क्या होता है आपका, इमली में होता है टार्टरिक एसिड। क्या होता है टार्टरिक एसिड। तो यहां पे तो इसने एसिडिक एसिड बोला है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्या बचा मेरे पास 2 और 3। देखो 2 और 3 कहां पर है, अरे मिल गया मेरे को 2 और 3 मेरा ये रहा। क्लियर है बच्चों। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। वाह देखो क्या क्वेश्चन आ गया, बोला है इसने C6H12O6 क्या होता है आपका, ये ग्लूकोज होता है। क्या होता है ग्लूकोज। और यहां पे O है, सिंपल सा समझ रहे हो कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रही है, श्वसन प्रक्रिया हो रही है। श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालते हैं, वो प्रोसेस आपकी रेस्पिरेशन होती है। तो देखो यहाँ पे वही कुछ दिया हुआ है, आपके पास ग्लूकोज है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे आपने एनर्जी बना CO2 बना, यहाँ पे H2O बना और यहाँ पे क्या निकलता है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में निकलती है, ATP की फॉर्म में। पता है ना आप लोगों को, एनर्जी निकलती है तभी तो आप काम कर पाते हो। तो अब यहां पे देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये वाली रिएक्शन क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई, एनर्जी निकालनी है मेरे को। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी मेरे को उसमें देनी पड़ रही है, भाई एनर्जी उसमें से निकल रही है तो मैं दे कहां रहा हूं एनर्जी। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, देखो वर्ड से समझो। एक्सो मीन्स क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एग्जिट। क्या हो गया एग्जिट। और थर्म मीन्स क्या होता है बच्चों, थर्म मीन्स क्या होता है, हीट होता है। क्या होता है, हीट होता है। क्या होता है बच्चों,
एक्सो मीन्स क्या होता है? एक्सो मीन्स होता है आपका एग्जिट होना, और थर्म मीन्स क्या हो गया बच्चों? हीट हो गया। क्या हो गया? हीट। तो ऑप्शन से ही आपको समझ में आ रहा है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी निकल रही है। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। आपको दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे रखी है, और इसमें से बताना है मेरे को कि चार ऑप्शन में से मेरे कौन से ठीक हैं। तो देखो इसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है आपका, और रिडक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मींस देखो बच्चों क्या होता है? ऑक्सीडेशन मींस आपने सीखा होगा ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना, या तो हाइड्रोजन का क्या होना? हाइड्रोजन का निकल जाना, रिमूव हो जाना, ठीक है। और इसी का उल्टा आपका क्या हो जाता है? इसी का उल्टा क्या हो जाता है आपका? रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिडक्शन। रिडक्शन मींस क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। क्या होना? रिमूव होना। तो देखो ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। और रिडक्शन मींस क्या होता है आपका? अपचयन अभिक्रिया। तो दोनों क्लियर है क्या आपका? उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा? निकलेगा। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहां पे देखो HCl है आपके पास। क्या है? HCl है, और यहां पे Cl अकेला है। क्या है? Cl अकेला है। इसका H क्या हो गया? हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है बच्चों? आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो देखो यहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl। तो यहां पे ऑप्शन एक आपका तो ये ठीक लग रहा है, बिल्कुल ये सही है। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है? MnO2, ठीक है, ये क्या हो रहा है? इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। अब यहां पे देखो इसके पास O प्रेजेंट था, ठीक है, मैग्नीज के पास O प्रेजेंट था, बट यहां पे क्या हुआ? O हट गया। क्या हो गया? O हट गया। तो O का हटना क्या कहलाता है बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो यहां पे बिल्कुल ये ठीक बात बोल रहा है। क्लियर है? तो इसमें ये दोनों बच्चे आपके करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। तो इसमें देखो कहां मिल रहा है आपको? 1 और 2। 1 और 2 बच्चे यहां पे है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से और शेयर करो बच्चे, जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके पास दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चंस आप मतलब ये सेशन शेयर करो आप। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। select from the following the statement which is true about the base। बेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ये आपका ट्रू है? ठीक है, तो देखते हैं जरा। बेस आपको पता है ना, बेस क्या होता है? विच इज बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में OH- क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं यहां पे बेस आर बिटर इन टेस्ट। अच्छा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसके आगे देखते हैं बट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अरे ये तो गलत बोल रहा है। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कहां करते हैं? ये तो क्या करते हैं? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों। जो बेस होते हैं क्या करते हो? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? ये तो गलत हो गई, ठीक है। अगली देख लेते हैं। बेस हैव द pH लेस देन 7। बेस बच्चों कहां से कहां तक होता है? ये आपका 0 होता है, ये 7 होता है और ये 14 होता है। ये वाला आपका एसिड कहलाता है। और बच्चों ये वाला क्या कहलाता है आपका? ये आपका क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो लेस देन 7 थोड़ी ना होगा, ये तो मोर देन 7 होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी? गलत हो गई। अगला देख लेते हैं। बेस आर सोर एंड चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। बिल्कुल गलत बोल रहा है। सोर थोड़ी ना होता, वो तो बिटर होता है।
ये भी गलत हो गया। क्या बच गया मेरे पास बच्चों? डी। अब डी बच गया, देख लेते हैं क्या डी सही भी है। बेस टर्न पिंक व्हेन ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथालीन एडेड टू देम। बताया हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि फिनोल्फथालीन को जब आप बेस में डालते हो तो ये क्या होता है, आपका पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रटे रटाए क्वेश्चन है, कितने बार डिस्कस किया क्वेश्चन है। और फिनोल्फथालीन को जब आप एसिड में डालते हो तब क्या होता है, कलरलेस होता है। और ये भी बताया था आपको व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ फिनोल्फथालीन, क्या होता है, ये कलरलेस होता है बच्चों। क्या होता है? कलरलेस होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन ये है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसको रीड करना है और एक करेक्ट ऑप्शन को इसमें से छांटना है। ठीक है, देखो सोडियम क्लोराइड है बच्चों। सोडियम क्लोराइड आपको पता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। और ये बनता किससे है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने से क्या बनता है आपका, ये बनता है सोडियम क्लोराइड। और ये होता है कैसे बच्चों? ये न्यूट्रल होता है। आपको पता है जब एसिड और बेस को, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब हम मिलाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मेरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। तो यहां पे इसने क्या, सॉल्ट कैसा बन रहा है? बेसिक बन रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ठीक है, हमारा तो न्यूट्रल आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट गया बच्चों आपका। नेक्स्ट क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट है आपका। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है आपका। अब यहां पे देखो सोडियम कार्बोनेट, और यहां पे क्या बोला, किससे बना आपका, ये कार्बोनिक एसिड और NaOH से बना है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो NaOH आपको पता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आपको मैंने बताया था ये बात, ध्यान हो तो देखो बच्चों। चलो देखो यहां पे मैंने आपको बताया था जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्या होता है, सर इसमें पेज के चलो छोड़ो बच्चों। ठीक है, देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास। अब यहां मेरे को लिख, चलो देखो, चलो देखो, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपके पास और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है, ये न्यूट्रल बनता है। क्या बच्चा, क्या बनता है बच्चों? न्यूट्रल बनता है। और जब यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, क्या बच्चों? वीक बेस हो, क्या हो? वीक बेस हो, तो जो आपका सॉल्ट बनता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है बच्चों? एसिडिक होता है। और जब मान लो यहां पे क्या आपका वीक एसिड है और यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां पे जो आपका सॉल्ट बनेगा बच्चों वो क्या होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। अब यहां पे देखो क्या है नेक्स्ट, अगर आपके पास मान लो वीक एसिड है और वीक बेस है, ठीक है, तो यहां पे भी जो आपका सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। उसी कंसेप्ट को उठा के ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। यही कंसेप्ट उठाया है और ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे दोनों स्ट्रांग है, दोनों ही स्ट्रांग है, तो मेरा सॉल्ट क्या बनना चाहिए था? न्यूट्रल बनना चाहिए था। तो ये गलत बोल रहे हैं। जो ये होता है बच्चों, देखो ये क्या है? वीक एसिड है। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपका जो सॉल्ट बनना चाहिए था, बेसिक बनना चाहिए था, लेकिन इसने क्या दिया? न्यूट्रल। ये भी काट दो। क्लियर है? ये देखो H2SO4, H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों। क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूट्रल बनाते हैं। इसने बोला एसिडिक, तो भाई ये भी गलत है। अब ये देख लेते हैं, ये क्या आपका? वीक एसिड है, एसिडिक एसिड है ये आपका। ये वीक एसिड है और ये क्या आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या है आपका? ये बेस है। तो ये क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बनेगा? वो बेसिक बनेगा, क्योंकि मेरा बेस क्या था? स्ट्रॉन्ग था
और एसिड मेरा क्या था, वीक था। तो यहां पे मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, कंसेप्ट सारे वही है जो आपको सिखाए हुए हैं, आपने जो यूज किया होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। बोल रहा है इसमें से कौन सा लॉ आपका इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। ठीक है, क्लियर है बात, ये मेरे को गलत वाला छाटना है इसमें से। तो देखो देख लेते एक बार, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। पहला बिल्कुल ठीक बोल रहा है बच्चों। क्या बोल रहा है, जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मतलब क्या है, आपका मास है। बिल्कुल सही है। मेरे को क्या बताना था, गलत वाला बताना था। द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट रिमेन्स इन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बच्चों, ये भी बोल रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन है उससे पहले और उसके बाद क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये भी सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ये बोल रहा है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके पहले और उसके बाद जो रिएक्टेंट के नंबर्स होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो सेम होता है। ये गलत बोल रहा है बच्चों। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। सेम क्या होते हैं, नहीं होते। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसमें इनकरेक्ट ही बताना था आपको। क्लियर है, अगला देखते हैं। चलो, ये आपका आ गया बच्चों किसका, हार्ट का डायग्राम। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, हार्ट के मैंने आपको स्ट्रक्चर करवाए थे। देखो हार्ट को मैंने डिवाइड किया था ऐसे। ठीक है, याद हो आपको, आपने किया क्वेश्चन, जिसमें से क्या होता है, ऐसे मैं खड़ा हो गया, ये मेरा दिल है, लेफ्ट वाला क्या हो गया मेरा लेफ्ट पोर्शन और राइट वाला क्या हो गया मेरा राइट पोर्शन। क्लियर है, ऊपर के दोनों चैम्बर क्या कहलाते हैं आपके, ऑरिकल्स या तो आर्ट्रियम, और नीचे वाले दोनों क्या कहलाते हैं आपके, वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। नीचे वाले क्या कहलाते हैं आपके, वेंट्रिकल्स। तो देखो यहां पे क्या होता है, ब्लड आता है, तो ये कौन सा चैम्बर है आपका बच्चों, लेफ्ट आर्ट्रियम। क्लियर है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या होता है, ब्लड आता है कहां से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहां से, आपका लंग्स से आता है। ठीक है, तो बी बेटो देखो क्या है यहाँ पे, कि इट कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। बिल्कुल ठीक बोल रहे बच्चे। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब ए को भी देख लेते हैं, ए क्या है बच्चों। अब यहां पे देखो ब्लड आया, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, भाई खून है तो लाल ही बना लें। ब्लड आया आपका, अब यहां पे क्या होता है, ब्लड स्टोर्ड होता है आपका, ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया आपका ये। क्लियर है बात। अब यहां से क्या होता है, ये ब्लड जाता है हमारा एरोटा के थ्रू, आउटा जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू कहां जाता है, हमारे सेल्स में जाता है। कहां जाता है, सेल्स में जाता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारा यहां से ब्लड आता है, कौन सा ब्लड आता है, ये आपका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों ये। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो यहाँ पे ये ब्लड क्या होगा, यहां से ये निकलेगा, ए से निकलेगा। ठीक है, यहां से ये निकलेगा तो निकल के कहां जाएगा, ये लंग्स के पास जाएगा। कहां जाएगा, लंग्स के पास। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या है, इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो बच्चों ऑप्शन ए, जो ए के बारे में बात कर रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी कर रहा है। ठीक बात बोल रहा है। और जो वेसल बी के बारे में बोल रहा है कि इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ये लेके कहां जा रहा है, फ्रॉम द लंग्स। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन, देखो बच्चों इसमें जो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों, देखो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन,
आपका ये बिल्कुल सही है, तो कहां पर ए और 2 है देखो, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को फंक्शन क्लियर हुए आपको, क्या थे दोनों ये। ठीक है, बी क्या कर रहा था, ए क्या कर रहा था, आपको क्लियर हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। इज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, देखो क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं बन रहा है जब आपका ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो बताओ बच्चों क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। इसका ऑप्शन बच्चों क्या है आपका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखो क्या क्वेश्चन है कि द करेक्ट स्टेटमेंट विच रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए इसने बात कही है कि इसमें से कौन सा जो है सिंगल सेल, मतलब एक कोश के जीव के लिए बिल्कुल सही बात कह रहा है। एक कोश के जीव क्या करते हैं, इसमें से देखते हैं एक बार क्या है इसमें। तो देखो इसमें क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, आर नॉट ब्रोकन डाउन, नहीं ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्लियर है, जो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मतलब काम करता है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, भाई यूनिसेलुलर है तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू की बात कहां से आ सकता है, टिश्यू तो आपका ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो ये ऑप्शन तो गलत बोल रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या है, एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट फॉर टेकन इन फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो पूरा सरफेस होता है, एंटायर सरफेस क्या होता है, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। एक अमीबा का एग्जांपल ले लो आप, अमीबा आप जानते हो, अमीबा एक क्या है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड, उससे रिलेशन, इसको रिलेट करोगे, इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही है कि उसका जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, और जो ये है डिफ्यूजन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड एंड फोर्थ है ये क्या है, बिल्कुल सही। इसमें जो आपके 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट बताना चाह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्लियर है, इसमें देखो बच्चों यहां पे जो बोल रहा है स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो टिश्यू का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो तीसरा यहां भी था, तीसरा यहां भी था, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि तीसरा तो गलत बोल रहा है। ठीक है, बाकी बचा जो आपका डी 1 और 4 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 इसमें से देखो 1 तो वैसे आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहां पे करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। कराया हुआ क्वेश्चन आ गए बच्चों, देखो विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट। प्लांट के बॉडी से कौन सा इनमें से है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता। तो रेजिन एंड गम्स, भाई प्लांट का ये वेस्ट प्रोडक्ट ही है, वो निकलता है। ड्राई लीव्स भी हैं, एक्सेस वाटर भी है, यूरिया इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो यूरिया है ये आपका प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर है, चलो अगला आ गया बच्चों, किसका है, ये जो ए दिखाना चाह रहा है बच्चों, ये ए जो दिखाना चाह रहा है ये डायफ्राम को दिखाना चाह रहा है बच्चों। किसको, डायफ्राम को। जो नीचे होता है ना हमारे, जो लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम डायफ्राम कहते हैं, जो कि क्या करता है हमारे लंग्स को थोड़ा सा होल्ड करने का काम करता है। अब यहाँ पे उसका इसने क्या दिया है, फंक्शन दिया है, तो देख लेते हैं एक बार। इट हेल्प टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स। चलो ठीक है, जो भी कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये
कि जो उसमें रेजिडुअल एयर होता है हमारे लंग्स में, वो क्या करता है, इसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। सेकंड क्या है, इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। तुम्हें पता ना ये डोम शेप में होता है, ये इस शेप में होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसी के ऊपर क्या होता है, हमारे लंग्स होते हैं कुछ इस तरह से। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये फ्लैटन हो जाता है। आपको पता है जब आप सांस लेते हो तो आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करती है और जो हमारे लंग्स होते हैं नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा फ्लैटन हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। तो ये तो ठीक बोल रहे हैं। अगला क्या है, इट गेज रेज्ड एज वी इनहेल। अरे अभी तो ये देखो, ये दोनों तो आपस में अपोजिट बोल रहे हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया ये फ्लैटन हो जाएगा, तो फ्लैटन तो बिल्कुल ठीक है, रेज्ड का बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ठीक है। और इट हेल्प द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, और ये क्या करता है, चेस्ट कैविटी को बिकम लार्जर होने में मदद करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, चौथा ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी क्या होगा इसमें, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है बच्चों, स्टोमेटा है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ लीव्स एज शोन इन द डायग्राम। स्टोमेटा है बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रंध्र बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रंध्र। और स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। आपको पता है ना कि जो प्लांट होते हैं CO2 टेक करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये CO2 कहां से लेते हैं, ये CO2 इन्हीं पोर्स के थ्रू लेते हैं। ये जो आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, जो पोर्स है बच्चों, ये जो बच्चों आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, ये वाला पोर्स, ये जो आपको ये पोर्स नजर आ रहे हैं बच्चों, यही क्या होते हैं, ये स्टोमेटल पोर होता है। क्या होता है, स्टोमेटल पोर होता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। अच्छा, गार्ड सेल को थोड़ा सा आपको देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या हो गया, श्रिंक हो गया है, ठीक है। एक्चुअल में श्रिंक ही हो गया है, क्योंकि जो स्टोमेटल पोर है वो बहुत कम है, ठीक है। स्टोमेटल पोर खुला होता है, स्टोमेटल पोर क्या होता है बच्चों आपका, ये खुला होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अभी ये कंडीशन क्या है आपकी, ये कंडीशन बिल्कुल ही कैसी है आपकी है, ये कंडीशन बिल्कुल कैसी है, इसमें से पानी निकल चुका है, तो ये श्रिंक हो चुका है। आपको पता है ये टर्जिड कब होता है, स्टोमेटल पोर कब खुलता है, तो जब इसके अंदर पानी भर जाता है तब ये स्टोमेटल पोर खुल जाता है, ठीक है। और जब इसके अंदर से पानी रिमूव हो जाता है बच्चों, इसके अंदर से क्या होता है, पानी रिमूव हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तब ये क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। ऑप्शन एक ये बोल रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, क्लियर है, ये बोल रहा है। और लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट, बिल्कुल ये तो गलत बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, शुगर कलेक्टेड इन गार्ड सेल, नहीं, गार्ड सेल के अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, ठीक है। तो यहां इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया, फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, जिसके कारण ये क्या हो गया आपका, श्रिंक हो गया है, ठीक है ना। स्टोमेटल पोर क्या हो गया आपका, बंद होने वाला है जस्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड। कॉनकेव मिरर इनमें से कहां यूज किया जाता है, कहां यूज किया जाता है बच्चों, तो ये तो देख के ही आप बता दोगे कहां यूज किया जाता है, सोलर कुकर में, ठीक है। बाकी रेयर व्यू मिरर, भैया कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये भी कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये भी कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी
एज ऑन अ स्क्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए बी फॉर हिम और हर टू सक्सेसफुल। ध्यान से स्टेटमेंट को समझना वरना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसने बोला है मैग्निफाइड, क्या बोला बच्चों इसने बोला है मैग्निफाइड, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे 2f पे रखते हैं तो भाई 2f पे बनता है सेम साइज का, इसमें जो रखते हैं तो क्या होता है यहां बनता है, इधर बनता है, किसके बीच में बनता है बच्चों आपका ये f1 बच्चों यहां पे बनता है, इधर बनता है, ये इधर बनता है आपका f1 f2 होता है और इधर क्या होता है बच्चों 2f2 होता है। तो ये जाके इमेज आपकी यहीं कहीं बनती है, इन दोनों के बीच बनती है और इससे क्या होती है छोटी होती है। इसने बोला मैग्निफाइड, तो बच्चों मैग्निफाइड देखो ये वाला केस जो है ध्यान से देखो, इस वाले केस में आपका ऑब्जेक्ट कहां है 2f1 और 2f1 के बीच में है, कहां पर है 2f1 और f1 के बीच में है। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका जो इमेज बनता है वो मैग्निफाइड बनता है। कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपका इनफाइनाइट पे जाता के जाके बनता है, तो ये तो और बहुत बड़ा इनलार्ज होता है। बच्चे इनलार्ज तो होगा बट ये कितना इनलार्ज होगा आपको नहीं पता, ये जाके इनफाइनाइट पे बन रहा है, ठीक है, और इनफाइनाइट पे बहुत बड़ी बन रही है। मेरे को मैग्निफाइड बताना है, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर पाऊं मैग्निफिकेशन, क्लियर है। तो इसीलिए ऑप्शन आप इसमें क्या मारोगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। कोई एक एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट को ये दिखाया गया है और ये क्या एक ऑप्टिकल डिवाइस है, क्या ये ऑप्टिकल डिवाइस है। एज पर द अरेंजमेंट शोज द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी। अब ध्यान से देखो आपके पास रेज आ रही हैं और ये क्या हो जा रही है पैरेलल हो जा रही है, मतलब ये क्या हो रही है डाइवर्स हो जा रही है, फैल रही है ना। आपको दो लेंस पढ़ाए गए हैं, एक क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है और एक क्या होता है बच्चों एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करता है किरणों को फैलाता है, तो ये कौन सा लेंस होता है कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव कहां है जल्दी से मार दो टिक, कॉनकेव लेंस। क्लियर है। तो ऑप्शन बी क्या है आपका बच्चों बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर है। चलो अब यहां पे देखो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा है जिसे आप कर सकते हो, आपके लायक क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासिस थ्रू मीडियम ए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.15 enter to medium B of refractive index 1.13 and finally enter to medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out in air from C, then for which of the following pair of media the bending of light is least? किसमें bending of light least होती है। जो मेडिको के बच्चे होंगे ये क्वेश्चन को समझ के इनका जो मैंने कंसेप्ट बताया था बहुत अच्छे से करके आए होंगे जिसने ध्यान से पढ़ा होगा। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था एक मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया था बच्चों आपको हाउ द स्पीड ऑफ लाइट स्लो या हाउ द स्पीड ऑफ लाइट गेट रिड्यूस व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कितनी घट जाती है, ठीक है, उसकी स्पीड जो घट जाती है यही जो होता है फिनोमेना दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था फिर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की बात करी जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या है 1.13 है 1.50 और यहाँ पे क्या है 2.42 है। तो अब अगर आप इसको बनाना चाहोगे सपोज करो आपका ये मीडियम बन गया ए, ये मीडियम बन गया आपका बच्चों बी और ये मीडियम बन गया बच्चों आपका सी। अब यहां पे हो क्या है बच्चों देखो लाइट एंटर करी वो गई मीडियम ए में कुछ बैंड होगी फिर हो जाएगी मीडियम बी में, वो गई फिर मीडियम बी में
ठीक है। लाइट एंटर कर रही है मीडियम ए में, फिर उससे वो कहां जा रही है, मीडियम बी में, और फिर उससे कहां जा रही है, मीडियम सी में, और उससे मीडियम सी से बाहर निकल जा रही है। ठीक है। अब यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया था, 1.50। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया आपको, 1.33। इसका दे रखा बच्चों 2.42। कितना दे रखा है, 2.42। देखो, तो जब आपकी जो मीडियम बी से सी में एंटर करेगी तो सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल के तरफ उतना ही बेंड कर जाती है। तो इसमें क्या होगा, लीस्ट क्या होगा बच्चों आपका, लीस्ट इसमें एंगल ऑफ बनेगा आपका, क्या बनेगा, बेंडिंग जो होगी वो क्या होगी बच्चों आपकी, लीस्ट बेंडिंग होगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए ट्रू नहीं है, मतलब गलत बात। ठीक है, जो गलत बोल रहा है। तो कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ठीक बात है भाई। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल पे तो डिपेंड करता है। अगला देख लेते हैं, रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर। ये भी बिल्कुल सही बात है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एज वेरियस कलर ऑफ लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन द एयर। बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई। सम ध्यान रखना, ये कंसेप्ट ध्यान रखना आप लोग। जो आपका व्हाइट लाइट होता है, आपको पता है ये व्हाइट लाइट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होता है। व्हाइट लाइट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। इसके पास 7 कलर हैं। ठीक है, और वो सातों कलर इस व्हाइट लाइट में तो ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये जितने भी इसके कलर हैं, जिनसे भी मिलकर ये बना है, सबकी जो आपकी स्पीड होगी बच्चों वो सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। तो ये गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को गलत ही बताना था ना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या है आपको, कि ये कुछ डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है, जरा ध्यान से देखो, किसका डायग्राम है बच्चों, ये कॉनकेव मिरर का। किसका है, कॉनकेव मिरर। किसका बच्चों, कॉनकेव मिरर का है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्या होता है, इसका फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है। और ये क्या होता है बच्चों, इसका ध्रुव होता है, पोल होता है। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है अपने एफ और पी के बीच में। सारी चीजें जितनी कराई है ना, वही क्वेश्चन आए हैं, वही कंसेप्ट आए हैं सारे के सारे। देखो, अब यहां पे ये बताना है मुझे, अच्छा यहां पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनती है बच्चों आपकी, इमेज आपकी इधर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। अब यहां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देख लेते हैं एक बार। फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिस, जो भी है। देखो इसमें अब क्या है, ए बोल रहा है कि साइन पॉजिटिव और वैल्यू लेस देन 1 होगी। दूसरा क्या बोल रहा है, साइन पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 1 होगी। तीसरा क्या है, साइन नेगेटिव वैल्यू क्या होगी बच्चों, लेस देन 1 होगी। और जो डी है वो क्या है, साइन नेगेटिव और क्या होगा आपका वैल्यू, मोर देन 1 होगा। तो देखो जरा ध्यान से, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। इसका मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, वो हमेशा ही क्या होता है बच्चों, हमेशा ही वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव कहां है, नेगेटिव आपका ये है, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस देन 1 होगी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चों आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों, क्या क्वेश्चन है एक बार। ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, ए है मीडियम, मीडियम उससे लाइट क्या हो रही है मेरी, बी में आ रही है, और बी से सी में आ रही है। A ray of light is incident as shown if A, B, C are 3 different transparent media
देन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम। जरा देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व होगा। यहां पे देखो बच्चों, ये जो बी मीडिया है, इस बी मीडिया में क्या होगा आपका, बताओ जरा एक बार मेरे को। यहां पे इन दोनों एंगल की बात करूं मैं, एंगल 2 और एंगल 3 की मैं बात करूं, तो क्या होगा, ये सेम मीडियम में है, तो इनका एंगल क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसमें देखो बच्चों, यहां पे जो ऑप्शन आपको सीधी नजर आ रहा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें यही बताना है आपको कि क्या इसमें इन चारों में से क्या करेक्ट है आपका। ठीक है, तो इन चारों में से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, देखो सेम मीडियम में है, और सेम मीडियम में जो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कराया हुआ क्वेश्चन है। सारे बेटे क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट को बस ध्यान दिया करो जो पढ़ाया जाता है आपको। क्वेश्चन है देखो, प्रिज्म को जब हम सीधा रखते हैं, प्रिज्म को जब हम सीधा रखते हैं और जब इस पे व्हाइट लाइट डालते हैं तो ये 7 कलर में स्प्लिट होता है। ये ऊपर सबसे कौन होता है, रेड होता है, और नीचे कौन होता है, वॉयलेट होता है। क्या होता है, वॉयलेट। लेकिन यहाँ पे प्रिज्म को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। तो अब देखो जरा, प्रिज्म को उल्टा कर दिया है यहाँ पे, तो अब क्या चीज हो रहा होगा, देखो अब ये उल्टा कर दिया है, तो वॉयलेट क्या होगा आपका, ऊपर होगा, और रेड क्या होगा बच्चों आपका, नीचे होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। स्काई ऑफ द कलर है सीन फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे तो व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट कलर होता है ना स्काई का ड्यूरिंग द डे। कलर ऑफ द स्काई है सीन फ्रॉम द मून, ठीक है, और ये तो ब्लू नजर आता है। देखो, कलर यूज्ड टू पेंट द डेंजर साइन। मेरे को वाई बताना है कि इसमें वाई क्या है, तो वाई बच्चों क्या है निकला आपका, रेड निकला। तो ये देखो क्या है, डेंजर साइन हम किससे बनाते हैं, रेड से बनाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो बच्चों। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 25, Which one of the following reaction is categorized as a thermal decomposition reaction? Thermal decomposition, decomposition के 3 पार्ट बताए थे आपको, वियोजन अभिक्रिया के 3 पार्ट बताए थे, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन। अब इसमें से क्या बोला इसने, थर्मल, ऊष्मीय वियोजन। कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा देके आप जो अभिकारक होता है उसको तोड़ देते हो, तो ध्यान से देखो, H2O वाला किसमें आता है आपका, इलेक्ट्रो वाले में आ जाता है। किसमें आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में आ जाता है, विद्युत वियोजन में आ जाता है। ये देखो बच्चों आगे AgBr, AgBr किसमें आता है आपका, प्रकाशीय वियोजन में आ जाता है। AgCl बच्चों ये भी किसमें आ जाता है आपका, प्रकाशीय वियोजन में आ जाता है, आ जाता है। अब ये देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है, लाइमस्टोन होता है। इसको बच्चों जब आप हीट देते हो तब ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका ठीक है, जो कि किसको शो कर रहा है, थर्मल डीकंपोजिशन को। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, कंसीडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल्स। आपको कुछ एसिड के सैंपल दिए हुए हैं और उनकी कंसंट्रेटेड मतलब जो उनमें पीएच वैल्यू होता है वो पीएच वैल्यू दिया है आपको। क्या दिया है इसमें, पीएच वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में मैं कैसे डिफरेंशिएट करता था। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो मोर अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, और वीक क्या होता था, जो एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग कम आयंस आपके रिलीज करता है। तो देखो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा आपका, गैस्ट्रिक जूस HCl, इसमें 1.2 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, H प्लस आयंस क्या करेगा, वो सबसे ज्यादा रिलीज करेगा, हाईएस्ट रिलीज करेगा। इसमें देखो 3.76, ये क्या है, ये भी आपका एसिड है, लेकिन इनसे क्या है, थोड़ा सा वीक एसिड है। तो यहां पे क्या होगा, H प्लस आयंस रिलीज होगा, बट एज कंपेयर टू इससे बहुत ज्यादा रिलीज होगा, मतलब बहुत कम रिलीज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें,
सबसे ज्यादा कौन है इसमें एसिडिक? भाई गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि इसका पीएच क्या है? सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 1, देखो 2.2 है, तो ये भी क्या है? एसिडिक ही है। ठीक है, इसके बाद कौन आ जाएगा आपका 3.0 डाइल्यूट एसिटिक एसिड। उसके बाद कौन आ जाएगा आपका विनेगर 3.76। क्लियर है बात बच्चों? बात तो आपको ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखो बच्चों, कराया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कराया हुआ क्वेश्चन है। देखो कुछ आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये किस चीज के लिए किया जाता है एक्सपेरिमेंट? यहां पे क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अब ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? CO2 की प्रेजेंस करने के लिए इसको यूज किया जाता है ना। तो देखो इसमें आपके पास क्या है? K2CO3 है और इसमें से गैस क्या निकल रही है आपकी? Cl2। हमें पता है ये वाला एक्सपेरिमेंट हम किसके लिए करते हैं? CO2 के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। इसमें बोल रहा है CO2 गैस है, चलो ये भी है। इसमें बोल रहा है हाइड्रोजन गैस, ये भी कट गया। थोड़ा सा और ऊपर करके देख लेते हैं क्या है। और चलो देखो, ये ऑप्शन तो आपका कट गया था, ये ऑप्शन भी कट गया है। आपके पास CO2 इसमें है और CO2 इसमें है। क्लियर है? देखो अब यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और यहां पे मेटल कार्बोनेट है। क्लियर है? लेकिन यहां पे जो चेंज हो रहा है ये नो चेंज दिखा रहा है, नो चेंज दिखा रहा है। और आपको पता है जब CO2 का हम टेस्ट करते हैं तो लाइम वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? आपका मिल्की कलर के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मिल्की कलर के अंदर। तो ये देखो यहां पे लिखा हुआ है टर्न मिल्की। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, टिक मार दिया होगा आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बच्चों आ गया आपका 29। देखो क्या है? द पेयर विच विल शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे को बताना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी हो रही है इसमें। तो उसके लिए पहले आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना पड़ेगा। विस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है जब पढ़ाता हूं बच्चों को। तो विस्थापन अभिक्रिया देखो क्या होता है कि जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व निम्न अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण से हटा देता है। क्या करता है? उसके लवण से। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई थी ना, रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि एक लिस्ट होती है एलिमेंट की जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं उनके रिएक्टिविटी के आधार पर। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या बताया था आपको? सोडियम बताया था। पोटाशियम है इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी कौन आपका? लिथियम होता है। पोटाशियम क्या था आपका? मोस्ट था। ठीक है, अब यहां पे देखो ऐसे ही नीचे आते जाते हैं और नीचे सबसे आपके जो है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका। ठीक है, ये सारे क्या आ जाते हैं आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में। अब यहां पे देखो क्या है? NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ठीक है, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, Al2SO4 सॉल्यूशन एंड मैग्नीशियम मेटल, एंड जिंक सल्फेट एंड आयरन मेटल। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इन दोनों में मोस्ट रिएक्टिव कौन है बच्चों? आपका मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? इस एल्युमिनियम को यहां से भगा देगा। भाई चल यहां से जा, मैं आऊंगा और मैं इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट बनाऊंगा। क्लियर है? ऐसे ही इस वाले केस में भी देखो जिंक सल्फेट है और यहां पे कौन है आपका? आयरन है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी क्या कर देगा आपका? ये भी क्या कर देगा आपको? ये डिस्प्लेस कर देगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन जो आपका सी है वो एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
इन चारों में से मेरे को बताना है किसके अंदर वाटर के क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। तो देखो जरा, ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी हाइड्रेट। ठीक है बच्चों। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों, इसका क्या होता है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है। और क्या होता है, 10 मोल ऑफ H2O होता है। ठीक है। और ये क्या बच्चों, आपका बेकिंग सोडा। ठीक है। तो यहां पे देखो, इसने बोला किसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है और जो बेकिंग सोडा है, इनके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना इसका फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कहां इसमें वाटर है, कहां इसमें वाटर है, इन दोनों में वाटर नहीं है ना। ठीक है। इसने क्या बोला था, वाटर नहीं होना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में आपका वाटर नहीं है। तो देखो कौन सा है, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका डी ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, ये आ गए आपके एजर्शन और रीजन के क्वेश्चंस। ठीक है। एजर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आ गए। ऑप्शन ए का मतलब क्या होता है कि बोथ ए और आर, मतलब एजर्शन और रीजन दोनों सही हैं। और जो आर होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता है। और जो बी का मतलब होता है ऑप्शन बी, बोथ ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर होता है बच्चों वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है एजर्शन का। सी का मतलब देखो क्या है, ए भी ट्रू है, ए ट्रू है, बट आर क्या है आपका, फॉल्स है। डी क्या होता है बच्चों, ए फॉल्स है और आर क्या है आपका, ट्रू है। ठीक है। अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड्स। ठीक है भाई, माइल्ड बेस होता है। ठीक है। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड कोरोसिव इन बेसिक सॉल्ट। देखो ये ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये भी है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है आपका। बेसिक सॉल्ट तो होता ही है, लेकिन ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है। तो जो दोनों ठीक होते हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो क्या होता है, ऑप्शन बी। तो जो 31 है बच्चों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात भाई। जब भी आप किसी चीज को जलाते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी निकलती है, उसमें से हीट निकलती है ना, हीट निकलती है। तो एंडोथर्मिक बोल रहा है, तो ये तो गलत बोल रहा है। ठीक है। तो इसमें एजर्शन गलत है। ठीक है। अब देखो, मीथेन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ठीक है। तो एजर्शन गलत है, रीजन क्या है, सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है बच्चों डी। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देखो बच्चों, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत एसेंशियल होता है उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, रीजन देखते हैं क्या है, द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल प्लांट्स। ठीक है। ये अपने में ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये इसके लिए नहीं है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो एजर्शन कह रहा है, एजर्शन अपने लिए ठीक बोल रहा है। रीजन जो स्टेटमेंट दिया है, रीजन अपने ठीक है, बट ये रीजन एजर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो,
सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपका जो सन होता है वो रेड नजर आता है, बात आपको पता है। देखते हैं इसका रीजन क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर टू नून। अब इसमें बोल रहा है कि जो सनलाइट ट्रेवल कर रही है भाई एटमॉस्फेयर में वो लेसर है आपकी ड्यूरिंग सनराइज सनसेट एज कंपेयर टू नून, इसके कारण। तो यहां पे देखो बच्चों, ये जो है आपका रीजन, ये रीजन एजर्शन को बिल्कुल क्या कर रहा है आपका, ये इसको, इसमें क्या है देखो, इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों, इसका ऑप्शन होगा आपका ये सी होगा। इसमें क्या होता है, इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, 34 का ऑप्शन क्या है आपका, 34 का ऑप्शन क्या है आपका, इसमें सी है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। बिल्कुल सही बात है। जो HCl होता है वो क्या करता है, हमारे ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है। क्लियर है बात ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन एंजाइम। दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि जो रीजन है एजर्शन है, बिल्कुल सही बोल रहा है, और रीजन भी उसके सपोर्ट में खड़ा है भाई। ठीक है, वो फूड को क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। फूड को क्यों डाइजेस्ट करता है, क्योंकि एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, किसके लिए, पेप्सिन के लिए। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है देखो, A student was asked to write a stepwise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following step. The wrongly word stepped in. इसमें से कौन सा स्टेप आपका क्या है बच्चों, गलत है। इसमें कौन सा स्टेप क्या है आपका, गलत है। देख लो क्या है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बोथ पोटेड प्लांट आर कैप्ड इन डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 days। ठीक है, हमें क्या करना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाना ना। ठीक है, बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक एयर टाइट। बिल्कुल ठीक बात है ये। बोथ पोटेड प्लांट्स आर कैप्ड इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। अच्छा, देखते हैं और। A leaf from the both plant is taken to be presence of starch। ठीक है बच्चे, देखो जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाना है तो इसमें जो ये बोल रहा है ना, सन में रख दो, सनलाइट में, ये नहीं रखना है आपको। ठीक है ना, क्लियर है, ये गलत है। इसमें सनलाइट में आपको इसमें नहीं रखना है। ठीक है, इसमें पता लगाना अगर आपको CO2 है या नहीं है तो। अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्या है आपके पास, गिल्स है और एलोविलाई है। क्या बच्चों, गिल्स है और एलोविलाई है। ठीक है, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है बोथ हैव थिन मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो ये बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्टी एट देखो बच्चों। अब देखो हम यहां पे क्या लिया हुआ है, लाइम वाटर लिया हुआ है। अब लाइम वाटर क्या होता है आपका, CaOH2। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट से ही 2 क्वेश्चन आए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट से ही कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी आपने देख लिए हैं। देखो अब यहां पे भी क्या बोला है, ठीक है, यहां पे देखो लाइम वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहां पे ये क्या कर रहा है, इसमें फूंक मार रहा है। क्या मार रहा है, फूंक मार रहा है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी इसके मुंह से और ये क्या कर देगी, इसको मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल एयर। क्यों झूठ बोल रहा है भाई, इनहेल में तो ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो ये तो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, गलत बात। फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अरे बिल्कुल गलत बात।
परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सहेल्ड एयर, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन सी क्या है बच्चों, इसमें बिल्कुल सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सहेल्ड एयर। क्लियर है बच्चों। 39 देखो बच्चों क्या है, 39 क्वेश्चन, if a lens can converge the sun rays at a point 20 centimeter away from the optical center, the power of the lens will, हमें क्या निकालना है बच्चों, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f होता है, यही होता है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ किस में दिया है, 20 सेंटीमीटर में दिया है, और हमें पता है जो यहाँ पे फोकल लेंथ किस में लिखा जाता है, आपका किस में लिखा जाता है, मीटर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है बच्चों, मीटर में लिखा जाता है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0. क्या आ जाएगा बच्चों, 0.20 आ जाएगा। तो अब यहां पे इसको सॉल्व ही तो करना है आपको। P इज इक्वल टू 0.20 हो गया, पॉइंट हटाया, ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा आपका, 10 आ गया। क्या आ गया, 10। काट दो इसको, 10 नहीं आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। तो ये जब कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। और ये क्या है बच्चों, प्लस का 5 आया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 34 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41, क्या क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डेयर इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ टाइगर, द रीजन ऑफ दिस। आपको ये पता होगा जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, और जो कार्निवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है। क्यों, क्योंकि जो हार्बीवोरस होते हैं वो आपका सेलुलोज खाते हैं, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो इसीलिए क्या है इसमें, देखो जरा, ये मोड ऑफ इंटेक, ये नहीं होगा बच्चों, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड, ये देखो आ गया, किस टाइप के फूड को वो खाते हैं ये उस पर डिपेंड करता है आपका। क्लियर है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों आपका 42, आइडेंटिफाई द 2 कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम ट्यूब दैट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन ऑफ फूड इन द प्लांट। आपको पता है फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है। अब फूड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए इसके पास क्या होता है बच्चों, इसके पास 4 इसके सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। क्या नाम होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, आपका फ्लोएम फाइबर, आपका क्या हो गया, फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपको सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल मिल रहा है ये क्या हो गया, बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चों, ये क्या है आपका, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अ कन्वर्जिंग लेंस फ्रॉम अ 3 टाइम मैग्निफाइड image of an object which can be taken on a screen, if the focal length of the lens is 30 centimeter, then the distance of the object from the lens। तो बच्चे इसका आंसर देखो क्या होगा, इसका आंसर क्या है आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे इसमें -40 बच्चों कहाँ है, तो ये है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, -40 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन अबव। अब यहां पे बोल रहा है कि नॉट ट्रू, इनसे जो इमेज आपकी बन रही है वो आपकी नॉट ट्रू हो रही है। तो देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आपका, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड क्या हो रहा है आपका, रियल हो रहा है। और क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज इन लार्ज, इमेज फॉर्म्ड क्या हो रहा है आपका, इन लार्ज हो रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ द फोकल लेंथ, और इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, देखो सी पर रखा हुआ है तो सी पर कहां बनता है, सी पर ही बनता है, और वो क्या होता है आपका, इक्वल साइज का होता है, तो इनलार्ज तो नहीं होगा। तो
तो हमें ऑप्शन बी पे टिक लगाना है इसमें। क्लियर है बच्चों? नॉट ट्रू बोल रहा है ना, देखो सी पर रखा है तो कॉनकेव मिरर है तो भाई रियल तो बनाएगा बनाएगा। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ द फोकल लेंथ। आपको पता है भाई इतना क्या कहलाता है, आपका फोकल लेंथ कहलाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, तो डबल ऑफ द फोकल लेंथ पे बन रहा है, ये भी सही बोल रहा है। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ये तो ठीक बात है ना, जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, तो इसने बोला था नॉट ट्रू, तो ये जो ऑप्शन है बच्चों ये आपका नॉट ट्रू है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ बच्चों। देखो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, सेम कंसेप्ट वही जो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताया था कि हाउ द स्पीड ऑफ लाइट गेट रिड्यूस व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और जब आपका क्या होगा, लाइट की स्पीड रिड्यूस करेगी तो वो क्या होता है, किसके तरफ भागता है, वो नॉर्मल की तरफ भागता है। और जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ भागता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट लगाओ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन द डायग्राम शोन अबव n1 n2 and n3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस। इन तीनों में से कौन सा आपका ट्रू है, ये n1 इक्वल टू n2 हो रहा है, या n1 ग्रेटर देन n2 है, या n2 ग्रेटर देन n3 है, या n3 ग्रेटर देन n1 है। देखो जरा ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट किसमें कम हो रही है किसमें ज्यादा हो रही है, वहां से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, ये एंगल क्या कर रहा है बच्चों, घट रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इसका, फिर ऐसे यहाँ पे देखो यहां से एंटर कर रहा है, ये एंगल भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, आपका जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। ठीक है, कि जो मीडियम 3 होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन देखो, कराए हुए क्वेश्चन है। देखो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया ए इतना दिया है, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इतना दे रखा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड मीडियम बी। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, सी बाय वी किसके लिए, ए के लिए लगा लो। ठीक है, और एन इज इक्वल टू सी बाय वी किसके लिए लगा लो, बी के लिए लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी आपको, 3 × 10⁸ दिया हुआ है। और वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो v कितना आ जाएगा बच्चों, देखो v कितना आ जाएगा आपका 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो मतलब a में वेलोसिटी इन a कितना आ गया आपका 2 × 10⁸ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहां पे ऐसे इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका कितना दिया था आपको, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया बच्चों, 1.13 दिया है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 1.13 लिखोगे। हमें ये पता ही है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। और यहाँ पे देखो बच्चों वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v में, देखो तो 3 × 10⁸ अपॉन में 1.133। तो इसको बच्चे जब आप सॉल्व करोगे तो ये समथिंग आपका 2.25 × 10⁸ जो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इन बी कितना आया बच्चों, आपका ये आया, एंड वेलोसिटी इन ए कितना आया आपका 2 × 10⁸ आया। तो देखो कहां पे मिल रहा है आपको, 2 पहले होना चाहिए और 2.25 बाद में, तो देखो इसमें मिल रहा है आपको। ठीक है, इसमें भी दोनों है, बट इसने पहले मीडियम ए बोला है, तो मीडियम ए का कितना आया है 2 आया है, तो पहले मेरे को 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चे 47 देखो क्या है, इजी क्वेश्चन है ये भी। इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर के क्या रखा है इसने, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है,
और हाइट उसकी कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो इसको बेटे सॉल्व कैसे करोगे, देखो क्या क्या दिया है आपको इसमें, एच ओ दे रखा है, कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस u कितना दिया बच्चों आपको -30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया आपको फोकल लेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब ये देखो कौन सा है डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है बच्चों आपका, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है कॉन्वेक्स, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अब यहां पे देखो आपको u और f दिया हुआ है, तो आप यहां पे क्या करोगे, आप क्या करोगे मिरर फॉर्मूला लगा के यहां से क्या कर लोगे, आप यहां से आप क्या कर लोगे u ये निकाल लोगे, v निकाल लोगे। ठीक है, v निकाल लोगे। अब v निकालने के बाद क्या करोगे, इसको आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू जब कर दोगे तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा आपका इमेज फॉर्म ये आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमें निकालना था, क्या निकालना था एन ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज, क्या निकालना था बच्चों मेरे को हाइट ऑफ इमेज, तो यहां से बच्चों आपकी हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। कर सकते हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं होगा करूं, हो जाएगा बच्चों। सॉल्व करने पे आएगा आपका +1 आएगा, ये क्या आएगा +1। ऑप्शन सी इसमें बच्चों करेक्ट हो जाएगा। देखो अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डाइल्यूशन, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं। ठीक है ना, अब यहां पे क्या होगा जब डाइल्यूशन होता है तो कंसंट्रेशन घटती है नहीं घटती है, घटती है। तब यहां पे बोल रहा है कि 50 ml ऑफ टैप वाटर वाज टेकन इन अ बीकर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वाटर, द टेम्परेचर एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन वाज नोटेड, द फॉलोइंग ग्राफ वाज ऑब्टेन्ड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। इसमें से मेरे को बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन मेरे को दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा ठीक है। देखो जरा, अब यहां पे देखो 4 ऑप्शन कौन है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ओहो, यहां पे देखो क्या बोल रहा है एंडोथर्मिक बोल दिया इसने, तो ये स्टेटमेंट तो बेटे गलत हो गई। ठीक है, जब डाइल्यूशन हम करते हैं तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें से हीट निकलती है, थोड़ा गर्माहट होती है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज रैपिडली, अब जो उसका pH होता है बच्चों, pH क्या करता है इंक्रीज करता है, जैसे pH इंक्रीज करेगा ना 0 होगा 7 होगा 14 होगा, मान लो मेरे पास एसिड है, एसिड में मैं पानी मिलाऊंगा तो उसका pH बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, तो ये वाला तो बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है, द pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज रैपिडली बाय एडिशन ऑफ, नहीं ये तो गलत है, द pH ऑफ टैप वाटर इज अराउंड 7, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 4 देखो बच्चे कहां पर हैं, 2 और 4 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला देख लेते हैं। अब बच्चे ये जो सेक्शन सी है आपका, ये क्या है आपका केस स्टडी है, क्या है बच्चों केस स्टडी है। देखो क्या है इसमें देखो, अ स्टूडेंट टुक 4 मेटल्स, एक स्टूडेंट ने 4 मेटल लिए हैं, P, Q, R और S, 4 मेटल लिए हैं, एंड कैरिड आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वर। ठीक है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसका ऑब्जर्वेशन इसने यहां पे लिखा हुआ है। देखो बोले ऑल मेटल्स कुड नॉट कट विद नाइफ, ठीक है, ऑल मेटल्स कुड नॉट कट विद नाइफ, सारे मेटल नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट आर, मतलब आर क्या कर सकता है आपका नाइफ से ये कट हो सकता है, आर क्या हो सकता है आपका नाइफ से कट हो सकता है। तो देखो जो नाइफ से कट हो जाता है बच्चों, वो आपके मेटल्स मैंने लिखाए थे आपको, सोडियम पोटेशियम लिखाए थे। ठीक है, मतलब आर उन दोनों में से कोई एक है, और ये सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या थे हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मेटल पी कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म
M2O3, मतलब जो कोई मेटल P है वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइंड कर रहा है तो वो M2O3 मतलब क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। और ये मेटल ऑक्साइड क्या कर रहा है, आपका एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। ये क्या, ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। और मैंने पढ़ा था हमारे बुक में एम्फोथेरिक ऑक्साइड दो है मेरे पास, कौन कौन सा है, एल्युमिनियम है और जिंक है। क्लियर है, एल्युमिनियम है या जिंक है, तो मतलब पी कहीं ना कहीं एल्युमिनियम हो सकता है या कहीं ना कहीं ये जिंक हो सकता है। और जो मेरा आर मेटल है वो कहीं ना कहीं मेरा क्या हो सकता है, वो कहीं ना कहीं मेरा क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है या तो पोटेशियम हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। अगले देख लेते हैं, इनको रिएक्शन जब पानी के साथ कराया, डिड नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर, कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्ट्रीम। ये रिएक्ट विद स्ट्रीम करते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट विद स्ट्रीम कौन करते हैं बेटे, आपके आयरन वाला कर रहा था। ठीक है ना, आयरन वाला कर रहा था। और देखते हैं, रिएक्शन विद हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग, इसमें बेटे क्या आ जाएगा आपका, मैग्नीशियम था। ठीक है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करता है। अब यहां देखो आपका रिएक्शन वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन आपका कौन करता है, सोडियम करता है। डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, जो वाटर के साथ आपका रिएक्शन नहीं करता, तो Fe आपके वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये स्ट्रीम के साथ करता है। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस पे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस क्या है इसके। देखो इसके ऑप्शंस क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ द गिवन मेटल, जो हमें मेटल दिए हुए थे, आउट ऑफ द गिवन मेटल वन विच नीडेड टू स्टोर इन कैरोसिन, वही है, देखो उसकी प्रॉपर्टी से ही पूछ लिया भाई, कैरोसिन में उसको रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा क्या होगा, तुरंत क्या कर जाएगा, वो रिएक्शन कर जाएगा, आग लग जाएगी उसमें। तो कौन था सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपका, कौन था, अभी यहां पे आपको मैंने बताया था कौन था सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपका, सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन था आपका, आर था। आर इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे थे, नाइफ से काट रहे थे, तो नाइफ से आप किसको काट सकते हो, सोडियम या पोटेशियम को। क्लियर बात। अगला देखो, आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल क्यू, मेटल क्यू क्या होगा बच्चे आपका, मेटल क्यू देखो क्या होगा आपका, जो मेटल क्यू है इसमें कौन सा हो सकता है आपका, आयरन होगा, जिंक होगा, पोटेशियम होगा या मैग्नीशियम होगा, कौन सा होगा, देखो मेटल क्यू आपका क्या है बच्चों, इसमें मैग्नीशियम है। ठीक है, 51 देखो, मेटल विच फॉर्म एम्फोथेरिक ऑक्साइड, अभी बताया एम्फोथेरिक ऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, क्लियर है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड कौन बना रहा था इसमें, या तो कौन बनाएगा, या तो आपका एल्युमिनियम बनाएगा या तो कौन बनाएगा आपका Zn बनाएगा, ये दोनों बनाएंगे। तो इनमें कौन सा होगा बताओ जरा एक बार, इसमें जो मेटल P था आपका वो क्या कर रहा था, एम्फोथेरिक ऑक्साइड बना रहा था यहाँ पे। क्लियर है बात ये। अगला देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ फोर मेटल्स, चारों मेटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी को लगा दो, तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है भाई, जिसको तेल में रख रहे हो, आर है ना, आर सबसे लास्ट में आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो आर सबसे लास्ट में कहां पर है, सिर्फ इस वाले केस में है, बाकी ये ऐसे है, इसमें पी है, इसमें एस है, तो सारे कट जाएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगली केस स्टडी देखते हैं क्या है आपका। अच्छा, हीमोडायलिसिस की केस स्टडी है, देखो क्वेश्चन देखो क्या है, द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट अ कॉमन टाइप ऑफ डायलिसिस कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस किसके लिए करते हैं, जिसकी किडनी खून को फिल्टर करना बंद कर देती है, उसके लिए हम हीमोडायलिसिस करते हैं। इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड such as excess salt and urea which are sufficiently removed by the kidney in the patient with kidney failure. During the procedure the patient's blood is cleaned by filtration through a series of semi permeable membrane before being returned to the blood of the patient. On the basis of this answer the questions. ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है
कि एक हीमोडायलिसिस की प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, पेशेंट के खून को क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चंस क्या है बच्चे। क्वेश्चन ये है कि द हीमोडायलाइजर हैज सेमी परमेबल लाइनिंग ट्यूब्यूल्स व्हिच हेल्प इन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है उसका हीमोडायलाइजर का, किस लिए, टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, गलत बोल रहा है भाई, टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द डायलिसिंग सॉल्यूशन, इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डायलिसिंग सॉल्यूशन, टू पंप प्यूरिफाई बैक टू द पेशेंट। बेटे इसमें ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, टू फिल्टर नाइट्रोजनस बेस, इसीलिए क्या होता है वो सेमी परमेबल होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्टी फोर देखो बच्चों, 54 क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। इस मतलब जो आर्टिफिशियल किडनी होती है दैट इज हीमोडायलिसिस, इसका क्या काम होता है। ठीक है, ये नहीं, इसका क्या काम नहीं होता है, क्वेश्चन फंसा देता है बच्चों और आप फंस जाते हो। ठीक है, नॉट फंक्शन, ठीक है, नॉट फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। देखो क्या होगा, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, टू रीएब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड, टू फिल्टर द प्यूरिफाई ऑफ द ब्लड। क्या होगा बच्चों, जरा ऑप्शन देखो और इसका आंसर करो, क्या होगा। देखो जरा, जो आपकी आर्टिफिशियल किडनी होती है बच्चों, ये आर्टिफिशियल किडनी कभी भी रीअब्सॉर्ब नहीं करती है। ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड ये नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलो अगला देखो, द यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन इज रिच इन, जो डायलिसिस कर चुके हैं उसके बाद जो वेस्ट निकल रहा है वो किससे भरा होगा आपका, ये आपका भरा होगा यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट से। ठीक है, जो कि ब्लड से हमने छान के निकाल लिया है। अगला देखो, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व एज द फंक्शन ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। रीअब्सॉर्प्शन का काम कौन करता है, तो देखो बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, तो ये मैल्फिसियस बॉडी बना लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या याद है आप लोगों को, ये जो स्ट्रक्चर बताया था कि भाई यहाँ पे रेनल आर्टरी आती है और ये क्या करती है, एक गुच्छा बना लेती है। उसके बाद ये जो ट्यूब होती है, ये जो ट्यूब होती है यहाँ पे क्या होता है, फिर ऐसे आती है, फिर ये घूम के क्या जाती है, ऐसे जाती है, और यहाँ पे फिर क्या होता है, आपके कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, तो भाई ये बॉमन कैप्सूल होता है, ये ग्लोमेरुलस बन जाता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं मैल्फिसियस बॉडी बोलता हूं। तो यहाँ पे तो भाई रीअब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता। कलेक्टिंग डक्ट, वही कलेक्टिंग डक्ट तो ये रहा, तो ये तो सिर्फ कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो बच्चे आपका ट्यूब्यूल्स हैं, देखो ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये आपके जो पीसीटी होता है, एक होता है पीसीटी और यहाँ पे एक होता है डीसीटी। ठीक है, डीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपका रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, अगला देखो, चलो ये भी बच्चों क्या है, आपकी केस स्टडी ही है। देखो केस स्टडी नंबर 3, मतलब आपके पेपर में टोटल 3 केस स्टडी आए हैं। ठीक है, देखो क्या है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस L1 एंड L2। 2 लेंस है, L1 है और L2 है। द लेंस L1 कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड image of the given object. This serve as the object for the second lens L2. The eyepiece functions like a simple microscope or a magnifier. It produces the final image which is inverted with respect to the original object in large and virtual. मतलब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और उसके अंदर 2 लेंस लगे हुए हैं। एक लेंस है उसका क्या है, वो
एक लेंस तो जो हम देखते हैं वो होता है आपका आईपीस, और एक नीचे लेंस लगा होता है। और वो बता रहा है कि जो नीचे वाला जो लेंस लगा होता है बच्चों, जो ये वाला एक होती है स्लाइड, इसके ऊपर एक लेंस होता है, फिर ये लेंस यहाँ पे लगा होता है, जानते हो आप। तो ये वाला जो लेंस है, ये जो इमेज बना रहा है, सपोज करो यहाँ पे इमेज बना रहा है, तो ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी L1 एंड L2। ये जो L1 है और L2 जो आपके लेंस है, ये किस टाइप के लेंस है बच्चों, बताओ जरा किस टाइप के लेंस है ये। तो ये बच्चों हैं आपके, बता सकता है क्या कोई? L1 क्या होगा आपका? L1 क्या है आपका? आई पीस है, ठीक है। L2 आई पीस है। तो बेटे L2 आई पीस है अगर आपका, तो इसमें जो ऑप्शन है देखो, ऑप्शन क्या होगा बच्चों इसमें? इसमें ऑप्शन बच्चे आपका क्या है? बी, बोथ कॉन्वेक्स। क्या होगा बच्चों? बोथ कॉन्वेक्स होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखो 58, देखो बच्चों क्या है। व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L1। जो L1 से बच्चे जो इमेज बन रही है उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? तो एक बार बताओ जरा क्या होगी बच्चों? L1 से जो इमेज बन रही है क्या होगी? उसकी वैल्यू बच्चे क्या आएगी? मोर देन 1 आएगी, और साइन क्या होगा उसका? नेगेटिव होगा, ठीक है। अगला देखो क्या होगा 59। व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L2। L2 का क्या होगा बच्चे मैग्निफिकेशन? L2 का क्या होगा देखो, L2 का क्या होगा बच्चों? बी होगा, वैल्यू मोर देन 1 एंड साइन पॉजिटिव होगा इसका। क्लियर है, ठीक है बच्चों। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 60। इफ द पावर ऑफ आईपीस इज 5 डायोप्टर, पावर उसका 5 डायोप्टर दिया है, एंड इट फॉर्म एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट आपका कितने दूरी पर रखा है, ठीक है। तो अब देखो इसका कैसे करोगे आप। इसका जो ऑप्शन है बच्चों क्या है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन बच्चों वो है सी, सॉरी बी, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर क्या होगा? 60 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये क्या था आपका, ये ओवरऑल मैंने आपके साइंस के पेपर का एक डिस्कशन कराया कि कौन से इसके क्वेश्चंस का आंसर होगा, कौन से क्वेश्चन का क्या ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। इसका मैं आपको पीडीएफ बना के इसको आपको मैं टेलीग्राम चैनल में, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें जाके आप इस पीडीएफ को यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।